अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मुजफ्फर इकबाल। ये हमारा आज का टॉपिक है कि इनहेरिटेंस क्या होती है और हम जावा में इनहेरिटेंस को कैसे यूज करते हैं। इनहेरिटेंस ऊप का एक बेसिक कंसेप्ट है। इसका जो आइडिया है ये डेली लाइफ से लिया गया है। जिस तरह डेली लाइफ में हमारे पास इनहेरिटेंस होती है, हमें बेतहाशा चीजें अपने पेरेंट्स से बगैर किसी एफर्ट के इनहेरिट होके मिल जाती हैं। तो इसी तरीके से ऊप में अगर हमारे पास एक क्लास एग्जिस्ट करती है, उस क्लास में कुछ कोड पड़ा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि उस क्लास का जो कोड है वो दूसरी क्लास में हमारे पास एक्सेसिबल हो या वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, तो ऐसा करने के लिए हम उस क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लेते हैं। इनहेरिट करने से पहली क्लास का जितना भी कोड होगा वो ऑटोमेटिकली दूसरी क्लास का पार्ट बन जाता है। तो ऐसा करने के लिए हमें एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करना होता है। जिस क्लास को हम इनहेरिट कर रहे होते हैं उसको यहाँ पे सुपर क्लास कहते हैं, पेरेंट क्लास कहते हैं या बेस क्लास कहते हैं। और जो क्लास उसको इनहेरिट कर रही होती है उसको हम यहाँ पे सब क्लास, चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक क्लास है, इसके अंदर कोई कोड है, हाँ वो हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं या वो हमारे पास मेंबर फंक्शंस हैं। ये कोई कोड आपने क्लास ए में लिखा हुआ है, क्लास बी इस कोड को यूज करना चाहती है, तो बजाय इसके कि हम ये सारा कोड दोबारा क्लास बी में लिखें, आप क्लास ए को क्लास बी में इनहेरिट कर लेते हैं। क्लास डायग्राम में हम इस तरह के एरो यूज कर रहे होते हैं अगर आप किसी एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्लास ए पेरेंट क्लास बन जाती है, जो क्लास बी है ये उसकी चाइल्ड क्लास है। तो क्लास ए में जितना भी कोड होगा, हाँ वो वेरिएबल्स हैं या वो मेथड्स हैं, वो सारे के सारे क्लास बी का पार्ट बन जाते हैं। क्लास बी में अपने भी कुछ वेरिएबल्स होंगे, इसका अपना भी कोई कोड होगा, लेकिन अपने कोड के अलावा जो पेरेंट क्लास का जितना कोड होगा वो भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ये इस सारे कोड को यहाँ पे यूज कर सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक क्लास के कितने पेरेंट्स या एक क्लास के कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो हमारे पास एक क्लास के एक या एक से ज्यादा आप चाइल्ड क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये होगा, अगर क्लास ए को क्लास बी और क्लास सी इनहेरिट कर रही होती है, तो क्लास ए का जितना भी कोड होगा ये सारा का सारा क्लास बी में भी अवेलेबल होगा और ये सारा का सारा कोड हमारे पास यहाँ पे क्लास सी में भी अवेलेबल होगा। लेकिन क्लास बी का जो कोड होगा वो क्लास सी में अवेलेबल नहीं होगा और क्लास सी का जो कोड होगा वो यहाँ पे क्लास बी में अवेलेबल नहीं होगा। और इसी तरीके से क्लास बी और क्लास सी का जो कोड होगा वो क्लास ए में एक्सेसिबल या अवेलेबल नहीं होगा। मतलब जो पेरेंट क्लास का कोड होगा वो तो हम चाइल्ड क्लासेस में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट होगा वो चाइल्ड क्लासेस के कोड को एक्सेस नहीं कर सकता और जो चाइल्ड क्लासेस है ये एक दूसरे के कोड को भी एक्सेस नहीं कर सकती। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक क्लास के कितने पेरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रूल्स में डिफरेंस है। कुछ लैंग्वेजेस में हमारे पास जो नंबर ऑफ पेरेंट क्लासेस है ये एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस जिसमें जावा भी शामिल है, हमारे पास जो पेरेंट क्लास है वो सिर्फ एक ही हो सकती है। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लास सी के दो पेरेंट्स है, क्लास ए भी इसका पेरेंट है, क्लास एक्स भी इसका पेरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लैंग्वेजेस में ये फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे जो क्लास सी होगी ये क्लास ए के कोड को भी एक्सेस कर रही होगी। क्लास एक्स में हमारे पास जितना कोड होगा वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा, इसका अपना कोड भी हो रहा होगा। अगर एक क्लास के मोर देन वन पेरेंट्स है तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे मल्टी इनहेरिटेंस कहते हैं। ये कुछ लैंग्वेजेस लाइक पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस, वहाँ पे आप इस तरह के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन जावा में जो मल्टी इनहेरिटेंस है ये अलाउड नहीं है। हम जावा में एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट्स को एक्सेस या डिफाइन नहीं कर सकते। ये भी पॉसिबल है कि क्लास ए के दो चिल्ड्रन है, एक क्लास बी और क्लास सी, और क्लास सी खुद पेरेंट है एक और क्लास का जिसका नाम क्लास एक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो क्लास एक्स होगी ये अपने आप के अलावा जो इसका पेरेंट है जिसका नाम सी है, ये इसके सारे कोड को यहाँ पे एक्सेस कर सकती है। और चूंकि क्लास सी जो है ये चाइल्ड है क्लास ए का, तो क्लास ए का जितना कोड था वो यहाँ पर भी अवेलेबल है और क्लास ए का जितना कोड होगा वो यहाँ पे क्लास एक्स में भी अवेलेबल है। तो मतलब हमारे पास हायरार्की में जितने भी पेरेंट्स होंगे उन तमाम का कोड चाइल्ड में यूज किया जा सकता है। यहाँ पे जो क्लास एक्स है ये सी के अलावा जो उसका पेरेंट है उसका कोड भी यहाँ पे एक्सेस कर सकती है। इस तरीके से अगर आप चाहें तो क्लास एक्स का
एक और चाइल्ड भी क्रिएट हो सकता है, ये क्लास एक्स के मल्टीपल चिल्ड्रन क्रिएट हो सकते हैं। तो क्लास ए के जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो क्लास एक्स के अलावा क्लास सी और क्लास सी के अलावा क्लास ए के कोड को भी एक्सेस कर सकती है। बस यहाँ पे एक शर्त होती है कि जिस कोड को या जिस वेरिएबल या मेथड्स को आप यूज करना चाहते हैं वो प्राइवेट ना हो। हमने पहले बात की थी इनकैप्सुलेशन में, अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो वो पिछला लेक्चर देख लें, जिसका लिंक मैं दोबारा दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो इनकैप्सुलेशन में हम किस डेटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को प्राइवेट कर लेते हैं। तो अगर प्राइवेट होगा तो वो आपके जो मेंबर्स होंगे वो उसी ही क्लास में अवेलेबल होंगे, वो क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं होते। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं इनहेरिटेंस की, यहाँ पे हम प्राइवेट मेंबर्स की बात नहीं कर रहे होते। प्राइवेट मेंबर्स किसी भी क्लास के चाइल्ड में एक्सेसिबल नहीं होते, उसी ही क्लास में अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट नहीं होते उनकी बात हो रही होती है। तो फर्ज करते हैं कि हमारे पास इस पूरे सिनेरियो में कोई भी प्राइवेट मेंबर्स नहीं है, तो क्लास ए का जितना कोड होगा ये क्लास सी में एंड क्लास बी में अवेलेबल है, और क्लास सी का जितना भी कोड होगा वो क्लास एक्स में अवेलेबल है, और क्लास एक्स जो होगा ये अपने कोड के अलावा क्लास सी और क्लास ए के कोड को भी एक्सेस कर रहा होगा। तो इस तरीके से आप जितना मर्जी हो आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्रिएट कर सकते हैं, और आप जितना मर्जी हो इस हायरार्की को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक आखिरी चीज के, क्लास ए का कोई पेरेंट नहीं है तो क्या क्लास ए का कोई बाय डिफॉल्ट पेरेंट भी होता है? अगर हम यहाँ पे जावा की बात करें तो यस, हमारे पास एक ऐसी क्लास भी है जो कि हर किसी का पेरेंट होता है, उसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास जावा में प्री डिफाइंड है और ये हर क्लास का डिफॉल्ट पेरेंट होता है। अगर आपने किसी क्लास का पेरेंट डिफाइन नहीं किया होगा तो इसका पेरेंट ये क्लास हो जाएगी। तो इस करंट केस में जो ऑब्जेक्ट है ये पेरेंट है क्लास ए का, क्लास ए पेरेंट है इन दो क्लासेस का, और जो क्लास सी है ये पेरेंट है क्लास एक्स का। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो क्लास एक्स है ये अपने आप के अलावा जो क्लास सी का कोड होगा वो भी एक्सेस कर सकती है। क्लास सी के अलावा ये क्लास ए और ऑब्जेक्ट का जो कोड होगा वो भी हमारे पास यहाँ पे क्लास एक्स में अवेलेबल या एक्सेसिबल है। तो इस तरीके से आप हायरार्की बना के एक क्लास के कोड को दूसरी क्लास में इनहेरिट करवा सकते हैं। नेटबीन्स पे इस तमाम सिनेरियो का कोड लिखने से पहले एक चीज और भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम जब इनहेरिटेंस को कर रहे होते हैं तो इनहेरिटेंस के लिए हम यहाँ पे एक और टर्म यूज कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड इज अ रिलेशनशिप। तो इनहेरिटेंस बेसिकली शो कर रहे होते हैं इज अ रिलेशनशिप को या इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप को। मसलन हमारे पास एक क्लास है पर्सन, इसके दो चिल्ड्रन है स्टूडेंट और टीचर। तो स्टूडेंट इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन, तो जहां पे आपको इज अ रिलेशनशिप नजर आते हैं क्लासेस के अंदर तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपकी इनहेरिटेंस कहीं ना कहीं पे नजर आ रही होती है। जिस तरह आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं वहां हमारे पास बेतहाशा क्लासेस होती हैं, तो हमें कैसे आइडिया होगा कि वो जो मल्टीपल क्लासेस हैं क्या उनके अंदर इनहेरिटेंस होगी या नहीं होगी। तो अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं और उनके दरमियान में कहीं पे आपको इज अ रिलेशनशिप नजर आता है तो आपको वहां पे आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही है। इस चीज को हम एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। ये एक दूसरा सिनारियो है। लेट्स से कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे कई क्लास यूज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक क्लास स्टूडेंट की है, वहाँ पे एक टीचर की क्लास भी आपको डिफाइन करनी पड़ रही है। अब स्टूडेंट के अंदर हमारे पास ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको डिफाइन करने पड़ रहे हैं। स्टूडेंट का नेम होगा, उसका फादर नेम होगा, उसकी एज, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, एड्रेस, रोल नंबर और मार्क्स। सपोज ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके स्टूडेंट क्लास के अंदर डिफाइन करने पड़ रहे हैं। इसी ही प्रोजेक्ट में हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम टीचर है। उसके अंदर आपको नेम, फादर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, एड्रेस, क्वालिफिकेशन और सैलरी वहां पे आपको यूज करना पड़ रहा है। तो जब आप मल्टीपल क्लास यूज कर रहे होते हैं और वहां पे आप फील करते हैं कि इन मल्टीपल क्लासेस में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स या कुछ ऐसे मेंबर फंक्शंस हैं जो कि कॉमन आते हैं, तो उनको दो दफा लिखने के बजाय या मल्टीपल टाइम लिखने के बजाय आप जो चीजें कॉमन होती हैं उसको किसी एक क्लास में डिफाइन कर लेते हैं और उस क्लास को आप इनहेरिट कर लेते हैं उसके दूसरी क्लासेस में। अगर मैं इन क्लासेस को अब कन्वर्ट करना चाहता हूँ इनहेरिटेंस में, तो इसी ही काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों क्लासेस में हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स कॉमन थे उनको मैंने यहाँ पे एक और क्लास में लेकर पर्सन में हमारे पास स्टूडेंट का भी नेम होता है, टीचर का भी नेम होता है, इसका भी फादर नेम होता है, इसका भी फादर नेम होता है, इसका भी एज, इसकी भी एज। तो इन दोनों के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स या जो कॉमन मेथड्स होंगे
उनको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे और जो स्टूडेंट के हिसाब से डिस्टिंक्ट मेंबर्स होंगे वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे और जो चीजें रेलेवेंट होंगे टू द टीचर वो हम यहाँ पे टीचर की क्लास में डिफाइन कर लेंगे। तो चूंकि यहाँ पे आपने इन चीजों को डिफाइन कर दिया पर्सन में और आपने इस पर्सन क्लास को इनहेरिट कर दिया स्टूडेंट क्लास में, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन क्लास में जितना भी कोड होगा वो सारा का सारा इस क्लास का पार्ट भी बन जाएगा और इस क्लास में जितना कोड होगा वो टीचर क्लास का भी पार्ट बन चुका है। तो यहाँ पे 2 दफा लिखने के बजाय हमने उस कोड को एक दफा लिखा, इनहेरिट कर दिया स्टूडेंट क्लास में, इनहेरिट कर दिया टीचर क्लास में, तो वो सारा कोड हमारे पास इस क्लास में भी आ गया और वो इस क्लास में भी आ गया। तो जहाँ पे आप मल्टीपल क्लासेस डिफाइन कर रहे होते हैं और आप वहाँ पे फील कर दें कि यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं, तो उनको 2 दफा लिखने के बजाय या मल्टीपल टाइम लिखने के बजाय एक दफा लिख के उनको आप दूसरी क्लासेस में इनहेरिट करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनते हैं कि ये सारा काम हम कोडिंग की शक्ल में कैसे करते हैं। तो अभी मैं नेटबीन्स पे लेके चलता हूँ और वहां पे हम देखते हैं कि आप इनहेरिटेंस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पर्सन क्लास है, इसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं। ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये इसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और ये इसका डिस्प्ले मेथड है। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी क्लास है, स्टूडेंट इसका नाम है। ये इसके 2 एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर और मार्क्स। ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये इसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और ये इसका डिस्प्ले मेथड है। अब मैं ये चाहता हूँ कि पर्सन क्लास में हमने जितना कोड लिखा हुआ है, ये सारा का सारा इस क्लास का पार्ट बन जाए। हमारे पास यहाँ पे करंटली 2 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम है और एज है। इन एट्रीब्यूट्स को या इन वेरिएबल्स को मैं यहाँ पर भी यूज़ करना चाह रहा हूँ। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि यहाँ पे मैंने जितने वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, मैं वो यहाँ पे दोबारा डिफाइन कर दूँ या मैं इस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट करा लूँ। अगर मैं पर्सन क्लास को इस क्लास में इनहेरिट कर लूँगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इस क्लास का जितना भी कोड होगा, वो सारा का सारा इस क्लास का पार्ट बन जाएगा। अब इस क्लास को मैं यहाँ पे कैसे इनहेरिट कर सकता हूँ? मुझे जस्ट यहाँ पे एक छोटा-सा काम करना पड़ेगा। जावा में हमारे पास एक कीवर्ड होता है एक्सटेंड्स के नाम से। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स लिख के जो दूसरी क्लास होती है, उसका नाम यहाँ पे लिखूँगा। तो पब्लिक क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। एक्सटेंड्स एक कीवर्ड है जो कि हम यूज कर रहे होते हैं जावा में इनहेरिटेंस के लिए। एक्सटेंड्स के राइट पे आप जिस क्लास को लिखेंगे ये क्लास पेरेंट क्लास बन जाएगी। एक्सटेंड्स के लेफ्ट पे हमारे पास जो क्लास होती है ये उसका चाइल्ड बन जाती है। तो इसका मतलब ये भी होगा कि पर्सन क्लास का जितना भी कोड होगा ये सारा का सारा अब यहाँ पे इस क्लास में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल था नेम के नाम से। मैं यहाँ पे अब नेम को यूज करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे नेम को यूज करना चाहूँ तो अब ये मुझे यूज करने दे देगा, क्योंकि आपने डिफाइन तो यहाँ पे किया हुआ था, लेकिन एक्सटेंड करने की वजह से इस क्लास का सारा कोड यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो मैं इस क्लास के किसी भी वेरिएबल को या किसी भी मेथड को यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड ना करूँ, अब आपको नज़र आ रहा होगा ये मुझे एरर दे रहा है और एरर भी क्या दे रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। उसको यहाँ पे जो नेम वेरिएबल है वो नहीं मिल रहा, तो वो ये कह रहे हैं कि नेम क्या चीज़ है। जब तक आप यहाँ पे नेम को डिफाइन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नेम को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल क्लास के जितने वेरिएबल्स या जितना भी कोड था, वो सारा का सारा यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। मैं इस क्लास के किसी भी कोड, किसी वेरिएबल या किसी भी मेथड को यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ जब इस क्लास का ऑब्जेक्टिव फाइंड हो और जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो वो रोल नंबर को 0 कर दे, वो मार्क्स को 0 कर दे, वो नेम को नन कर दे और जो एज है उसको 0 कर दे। तो अगर मैं चाहूँ तो हम ये कोड इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम ऊप में कोशिश ये कर रहे होते हैं कि आप कोड को 2 दफा रिपीट ना करें। जो कोड आपने एक दफा लिख दिया हुआ है, उसी कोड को हम आगे रीयूज करना चाह रहे होते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे नेम इक्वल टू नन और एज इक्वल टू 0 किया, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे भी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि पेरेंट क्लास का जो ये कंस्ट्रक्टर होगा, वो चाइल्ड क्लास के इस कंस्ट्रक्टर से कैसे कॉल हो सकता है, ताकि मुझे ये वाला कोड दोबारा ना लिखना पड़े। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक सुपर का कीवर्ड होता है। अगर आप इसको यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे सुपर का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे पेरेंट क्लास को कॉल करना चाह रहा हूँ।
जावा में सुपर एक कीवर्ड है और जहाँ पे आपने चाइल्ड क्लास में सुपर का कीवर्ड लिखा होगा, ये रन टाइम पे रिप्लेस हो जाएगा पेरेंट क्लास के साथ। हमारे पास ये पेरेंट क्लास है, तो रन टाइम पे ये रिप्लेस हो जाएगी पर्सन के साथ। तो ये आपको तो सुपर नज़र आ रहा होगा, कंपाइलर को ये पर्सन नज़र आएगा, तो पर्सन विद एम्प्टी ब्रैकेट्स। ये हमारे पास पर्सन विद एम्प्टी ब्रैकेट्स है, तो ये कॉल हो जाएगा और आपने यहाँ पे जो कोड लिखा होगा, ये आपका एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। तो इस कोड को दोबारा लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे जो पेरेंट का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, वो कॉल कर दिया और जब ये कॉल हो जाएगा, ये यहाँ पे नेम को नल कर देगा और ऐज को 0 कर देगा और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर को 0 और मार्क्स को 0 कर देगा। इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि जब इस क्लास का जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो, तो ये रन टाइम पे मुझसे नेम, उसकी ऐज, उसका रोल नंबर और उसके मार्क्स ले। तो ऐसा करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये जो कंस्ट्रक्टर होगा, ये रन टाइम पे मुझसे नेम, ऐज, रोल नंबर और मार्क्स को लेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नेम और ऐज है, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे असाइन कर चुका था इसके पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर में। तो वो जो नेम और ऐज है, वो मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ और इस कंस्ट्रक्टर के ज़रिए मैं नेम को और ऐज को इनिशियलाइज़ करना चाहता हूँ। तो बजाय यहाँ पे कोड लिखने के, मैं ये जो 2 एट्रिब्यूट्स हैं, ये मैं पेरेंट के जो पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर है, उसको भेजना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे अगेन सुपर का कीवर्ड लगा सकते हैं और जो हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स हैं, इनको हम पास कर लेते हैं टुवर्ड्स पेरेंट क्लास। तो ये जो सुपर होगा, ये रन टाइम पे रिप्लेस हो जाएगा पेरेंट के साथ। पेरेंट, इसका पेरेंट पर्सन है, तो ये पर्सन एन ए बन जाएगा। ये मेरे पास पर्सन है जो कि 2 वेरिएबल्स एक्सेप्ट करता है, एक स्ट्रिंग को और एक इंटीजर को। तो यहाँ पे जो n होगा, वो इस वाले n में आ जाएगा और यहाँ पे जो वेरिएबल a की वैल्यू होगी, ये इस वाले a में आ जाएगी, जो बाद में नेम और एज एट्रीब्यूट्स को मिल जाएगी। इसके बाद जो रोल नंबर और m की वैल्यू है, वो हमने यहाँ पे रोल नंबर और मार्क्स को असाइन कर दिया। तो इस तरीके से आप चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर होगा, वो भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, फर्ज़ करते हैं कि आपने यहाँ पे इसको नहीं लिखा, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, जब इसका ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो उस केस में जो नेम और एज की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने यहाँ पे इसको कॉल नहीं किया हुआ है, तो ये ऑटोमैटिकली जो पेरेंट का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, उसको कॉल कर लेगा। इस केस में हमारे पास जो ये कंस्ट्रक्टर होगा, ये कॉल हो जाएगा और ये नेम को नल और एज को 0 कर देगा। अगर आप यही करना चाह रहे थे, फिर तो ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं इसको कोई प्रॉपर वैल्यू देना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जो पेरेंट का पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर है, वो कॉल कर लेंगे और वो कॉल करने से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये आपके प्रॉपर प्रॉपर एट्रिब्यूट्स में प्रॉपर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करके दे देगा। ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले मेथड है और हमने यहाँ पे पर्सन में भी डिस्प्ले मेथड लिखा हुआ है, लेकिन जो पर्सन का डिस्प्ले मेथड है, वो डिस्प्ले कर रहा है नेम को और एज को। जो स्टूडेंट क्लास का डिस्प्ले मेथड है, वो डिस्प्ले कर रहा है रोल नंबर को और मार्क्स को। अब बजाय इस कोड को मैं दोबारा यहाँ पे लिखूँ नेम और एज को डिस्प्ले करने के लिए, मैं इसी डिस्प्ले मेथड को यहाँ से भी कॉल कर सकता हूँ और उसे कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे सुपर डॉट डिस्प्ले को लिख लेता हूँ। ये आपके पेरेंट का जो डिस्प्ले मेथड होगा, उसको कॉल कर लेगा और हमने यहाँ पे जो कोड लिखा होगा, उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। उसके बाद ये आपके रोल नंबर को और मार्क्स को डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो आपने यहाँ पे सुपर यूज़ किया हुआ है, इट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ से सुपर को हटा के इसको मैं नीचे या दरमियान में कहीं पे लेके आता हूँ, तो ये आपको एरर दे देगा और आपको एरर नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे जो सुपर यूज़ हो रहा है, इट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो कंस्ट्रक्टर में हमारे पास जो सुपर का यूज़ होगा, इट शुड बी एट द टॉप, ये दरमियान में या एंड पे यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन आपने जो यहाँ पे सुपर यूज़ किया हुआ है, इसको आप टॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको दरमियान में या एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे उसको कॉल कर दिया, तो ये आपको एरर नहीं देगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर में इट मस्ट बी यूज्ड एट द टॉप। दरमियान में और एंड पे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसको मैं दोबारा टॉप पे लेके आ जाता हूँ। तो ये हमने स्टूडेंट क्लास में, जो कि बेसिकली चाइल्ड था, पर्सन का, हमने इसको यहाँ पे इनहेरिट करा दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे उसके जो कंस्ट्रक्टर्स थे और उसके जो मेथड थे, वो भी कॉल कर दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएँगे? यहाँ पे आके हम
स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नेम अली है, उसकी एज 21 है, उसका रोल नंबर 101 है और उसके जो मार्क्स वो 77 है। यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का जो ये कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो रहा है। यहाँ पे आपने जितना भी डेटा लिखा होगा वो सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नेम, यहाँ पे उसकी एज, यहाँ पे उसका रोल नंबर, यहाँ पे उसके मार्क्स आ जाएंगे। फिर यहाँ से आपने जो फर्स्ट दो एट्रीब्यूट्स थे वो आपने पास कर दिए पेरेंट क्लास को, और पेरेंट क्लास में यहाँ पे वो नेम और एज को असाइन कर देगा, और जो बाकी दो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके यहीं पे असाइन हो जाएंगे। रोल नंबर आर एन की जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी रोल नंबर को, और जो एम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी मार्क्स को। उसके बाद मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। डिस्प्ले करने के लिए हम जो डिस्प्ले का मेथड है उसको कॉल कर लेते हैं। जैसे हम डिस्प्ले का मेथड कॉल करेंगे तो ये मेथड कॉल हो जाएगा, जो इन रिटर्न जो पेरेंट का डिस्प्ले मेथड होगा इसको कॉल कर देगा। ये डिस्प्ले कर देगा नेम को और एज को, और उसके बाद डिस्प्ले कर देगा रोल नंबर को और मार्क्स को। अगर हम यहाँ पे इस कोड को रन कर लें तो ये इसका आउटपुट है। यहाँ पे आपका नेम, एज, रोल नंबर और मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इसमें से कुछ डेटा आ रहा है फ्रॉम द स्टूडेंट क्लास और कुछ डेटा आ रहा है फ्रॉम द पर्सन क्लास। तो इस तरीके से आप एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करा के अपना काम कर सकते हैं। जिसका सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि आपके पेरेंट क्लास में जो कोड होगा इसको मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस में इनहेरिट करवा सकते हैं। करंट केस में मैंने सिर्फ एक क्लास बनाई है स्टूडेंट की। अगर आप चाहें तो आप इसी पर्सन क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं एम्प्लॉय क्लास में, आप इसी क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं टीचर क्लास में, आप इसी क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं किसी और क्लास में भी। तो ये जो कोड आपने यहाँ पे लिखा होगा इसके जितने भी चिल्ड्रन बनेंगे ये कोड उसके हर चाइल्ड में अवेलेबल होगा। तो जो कोड यहाँ पे लिखा जाएगा ये आपको बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये एक ही दफ़ा लिखा जाएगा और हर चाइल्ड में ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक्सेसिबल होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इनहेरिटेंस क्या होती है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं।